नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। हापुड़ के देहात थाने के आसोड़ा गांव में अज्ञात कारणों से मूंजी की पराली में आग लग गई, जिस कारण किसान का 50,000 से ज्यादा का नुकसान हो गया। वहीं सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कितनी भयंकर ये आग है, तस्वीर में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। धुआं जो है काफी ऊपर तक उठता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें बता दें कि 50,000 का नुकसान किसान को हो चुका है। भारी संख्या में दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद है। पुलिस भी आपको इस वक्त मौके पर नजर आ रही है, लेकिन नुकसान 50,000 का हो गया है। बीती रात ये आग लगी है, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हापुड़ में यहाँ पे किसानों की फसलों में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरों में नजर आ रहे किस तरीके से आग की लपटें जो है कितनी ऊपर तक जा रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयंकर थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शक्ति ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, आग लगने के कारण क्या थे? बिल्कुल, आपको बता दें ये पूरी घटना हापुड़ थाना देहात क्षेत्र के असौड़ा गांव की है, जहां एक खेत में धान की फसल कटी हुई थी, उसके पुले बनाकर रखे हुए थे और अज्ञात कारणों के चलते इसमें अचानक आग लगती है और अपना विकराल रूप लेती है, जिसमें जो धान के पुले थे सभी जलकर खाक हो गए। हालांकि मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची थी और उन्होंने आग पर काबू पाया है, लेकिन किसान को 50,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। और अब जो आग लगने के कारण है उनकी जांच की जा रही है, लेकिन अभी किस वजह से आग लगी है ये पता नहीं चल पाया है। लेकिन किसान को भारी नुकसान हुआ है। जो 50,000 से ज्यादा की मूंजी धान के जो ये पूले कटे हुए खेत में रखे हुए थे, वे सभी जलकर खाक हो चुके हैं। जी, कितनी देर बाद आग पर काबू पाया गया शक्ति? जी बिल्कुल, आपको बता दें करीब 1 घंटे से ज्यादा ये आग यहाँ लगी हुई थी। 1 घंटे के भीतर दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं और उसके बाद 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। जी, किसानों का क्या कहना है? भारी नुकसान हो चुका है, क्या कह रहे हैं प्रशासन? जी बिल्कुल, किसान का कहना है कि उसकी फसल का नुकसान हुआ है, लेकिन किसान अप्रवत है कि आखिर उसके जो धान के पुलेन में आग लगने की वजह क्या है। किसी असामाजिक तत्वों ने, शरारती तत्वों ने तो आग नहीं लगाई है, तो किसान कहीं ना कहीं बड़ा ही परेशान नजर आ रहा है। से ज्यादा का नुकसान हो चुका है किसान को। जी बिल्कुल, इन तस्वीरों के माध्यम से पता चल रहा है कि आग कितनी भयंकर होगी, साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शक्ति, तमाम जानकारियों के लिए। फतेहपुर में सिवर लाइन की परियोजना पास हुई है, जिसको लेकर शहर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जिसको देख केंद्रीय मंत्री रो पड़ी। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद से परियोजना पास हो पाई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने बुधवार को 6 राज्य यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में छापेमारी की। यह सर्च ऑपरेशन पीएफआई के 12 ठिकानों पर चल रही है। पीएफआई को पिछले साल आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते बैन कर दिया गया था। खबरों के मुताबिक राजस्थान के टोंक, कोटा, गंगापुर में एनआईए की टीम ने देर रात दबिश दी है। कई संदिग्धों को पकड़ा है। केंद्र सरकार ने पिछले साल 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों पर 5 साल तक बैन लगाया था। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। संगठन के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने यह एक्शन यूएपीए के तहत लिया है। सरकार ने कहा है कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है।
और दिल्ली की द्वारका पुलिस ने यौन उत्पीड़न की 2 शिकायतों के आधार पर विनोद कश्यप नाम के 33 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया है। द्वारका नॉर्थ थाने में दर्ज 2 मामलों में पुलिस विनोद की तलाशी काफी समय से कर रही थी। 2 अलग अलग कंप्लेनेंट हैं। उन्होंने कंप्लेंट किया कि ककरोला एरिया में एक विनोद कश्यप नाम का व्यक्ति है जो एक माता दरबार चलाता है और उसका YouTube चैनल भी है जिसके काफ़ी फॉलोअर हैं। तो वो उसके पास अपने कुछ समस्या लेकर आए थे और फिर वहाँ पे जो जागरण और दरबार होता है उसमें पार्टिसिपेट किए थे और उन्होंने बताया कि एक दिन दोनों को अलग अलग दिन ऐसे बुलाया और उसके बाद जो है उनको उनके परेशानियों को दूर करने के बहाने से और उस तरह बातचीत करते हुए फिर उनको सेक्सुअल असॉल्ट किया। तो इसमें हमने विनोद कश्यप नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा ईडी के ऑफिस पहुंचे। सर्वेश मिश्रा को पूछताछ के लिए ईडी ने बुधवार को दूसरी बार बुलाया था। इस दौरान सर्वेश मिश्रा ने कहा कि देश के कानून और संविधान पर भरोसा है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहले मनीष सिसोदिया फिर संजय सिंह और अब आप विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में वित्तीय हेराफेरी की जांच पर बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। उसके बाद मोदी जी ने हमारे एमएलएज के ऊपर झूठे झूठे केस करने चालू कर दिए। हमारे आम आदमी पार्टी के एमएलएज पे अभी तक 170 से ज्यादा केस कर चुके हैं, 170 से ज्यादा, और उनमें 140 से ज्यादा केसेस में जजमेंट आ चुके हैं जिसमें सारे जजमेंट मोदी जी के खिलाफ हैं। सारे जजमेंट हमारे पक्ष में आए हैं कि झूठा केस किया गया हमारे एमएलए के खिलाफ, झूठी एफआईआर की गई, झूठी गिरफ्तारी की गई, गलत गिरफ्तारी की गई। उसके बाद इन्होंने पिछले 2 साल से हमारे मंत्रियों को और सीनियर नेताओं को अब गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, इन्होंने कल अमानतुल्लाह खान के यहाँ ईडी की रेड की। मामला चूंकि कोर्ट में है, मैं सब जुडिस है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आपने मनीष सिसोदिया के केस में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, अगर आपने वो सुनवाई सुनी हो तो जिस तरह से जज बार बार उनसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि कोई तो सबूत दो, कोई तो सबूत दो। इन लोगों के पास एक भी सबूत नहीं था मनीष सिसोदिया के खिलाफ। तो इसका मतलब सारे के सारे केसेस झूठे किए जा रहे हैं। कल जो अमानतुल्लाह खान के यहाँ रेड हुई वो भी एक तरह से, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए मोदी जी की पूरी मुहिम है, उसी का एक हिस्सा है। आज तक एक नए पैसे का कहीं कोई हेराफेरी नहीं निकली। मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूं, आप इतनी इंक्वायरी हमारी, बोले बस घोटाला कर दिया केजरीवाल ने, सड़कों का घोटाला कर दिया, बिजली का घोटाला कर दिया, पानी का घोटाला, इतने घोटाले, इतनी जांच करा ली। एक नए पैसे का मैं चैलेंज करता हूं, एक नए पैसे का अगर आपको कहीं कुछ मिला हो, अगर मिला हो तो आपको लगता है मेरे को छोड़ देते मोदी जी, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। तो ये सारी की सारी जितनी जांच चल रही है, ये सारी फर्जी जांच है और उनका मकसद। वहीं आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। हाँ, ईडी ने रेड की और मैं आज मुख्यमंत्री से मिला हूं। मैंने सारी उनको बात बताई है कि 12 घंटे तक सारे उन्होंने हमारे मोबाइल ले लिए, हमें अलग बिठा दिया, मेरे पूरे घर को सर्च किया, मेरे बेड को, मेरी अलमीरा को, मेरे कपड़े, हर एक चीज़ उन्होंने देखी, लेकिन मेरे घर में कुछ मिला नहीं उनको। और मेरे घर में पहले भी एक बार एसीबी ने सर्च किया था, तब उनको कुछ नहीं मिला था, और आज सर्च किया, आज भी उनको कुछ नहीं मिला। मेरा एक मोबाइल था, वो मोबाइल लेकर गए, जिसको सीज़ किया गया, सीज़ मेमो मुझे वो देकर गए हैं। और मैंने जब उनसे ये पूछा कि भाई आप किस एफआईआर के तहत आए हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि 2016 की कोई दिल्ली वक्फ बोर्ड की एफआईआर है, जब वक्फ बोर्ड भंग किया गया था, और वो तो ऑलरेडी जो है कोर्ट के अंदर है, चार्जशीट उसमें सबमिट हो गई है, और उसमें कहीं करप्शन के चार्जेस नहीं है, कहीं लेन देन की बात नहीं है, उसमें सिर्फ इरेगुलरिटीज़ की बात है कि आपने जो किया वो ड्यू प्रोसेस नहीं था, जबकि उनका कहना भी गलत है। जब आप कोर्ट में चल रहा है तो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन अगर ड्यू प्रोसेस कोई चीज़ नहीं हुई है तो वो इरेगुलरिटीज़ हो सकती है।
और इलीगलिटी भी नहीं है, लेकिन करप्शन कहाँ से आ गया, पीएमएलए कहाँ से आ गया, उसमें पैसे का लेन देन कहाँ से आ गया? तो उसमें कोई फंडिंग तो हुई नहीं है। वो तो 32 लोग थे, 32 लोगों को 2 महीने के लिए रखा गया था, इन्होंने खुद ही उनको हटा दिया था। 2 महीने की सैलरी गई है तो काम करने के बुनियाद पर गई है। अभी हाईकोर्ट वो लोग चले गए थे तो हाईकोर्ट ने कहा कि भाई इन लोगों ने अगर काम किया है तो इनको पैसे आप देंगे, कैसे रखेंगे कैसे नहीं है तो अलग चीज़ है। आप कह रहे पीएमएलए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना पर एक बार फिर से बोलते हुए कहा कि हमने देश में सबसे पहले जातिगत जनगणना कराई और जारी की, क्योंकि आज के जमाने में विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। राज्यों में भी इसकी पूरी चर्चा हो रही है और हम लोगों ने तो जो भी था, अब 9 पार्टियां थी, सबका मीटिंग करके भी सब बात बता दिया गया। और जब हाउस शुरू होगा तो एक एक हाउस में भी पूरा डिटेल, अब सब लोगों को जो भी किया गया है ना, आर्थिक स्थिति का भी, हर एक परिवार का जिसमें सभी जातियों का है, वो सब का उसी समय पूरा का पूरा सब करके और हाउस में भी रख दिया जाएगा। सब एमएलए को भी दे दिया जाएगा। एक एक चीज को जो जानेंगे तो हाउस में हम लोग रखेंगे, तो इसीलिए एक एक चीज को रख देंगे हम लोग। तो सब एक एक नाम, अरे भाई आप चिंता मत करिए, एक बार सभी पार्टियों के साथ मिल करके हम लोगों ने तय किया, बहुत अच्छा हो गया। इसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे और उसके बाद आगे क्या करना है, जो कुछ भी करना है, सबसे विमर्श करके हम लोग करेंगे। अभी मत कुछ पूछिए हमसे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनता को संबोधित किया है। अनुराग ठाकुर ने केटीबी भारत है हम एनिमेशन सीरीज को लॉन्च करते हुए संबोधित किया है। इस दौरान उनका कहना है कि लोगों को कहां से पता चले कि देश में क्या हुआ है, ये एक अनोखी कोशिश है कि इसे 12 भारतीय भाषाओं और 7 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में बनाया गया है, ताकि देश ही नहीं बल्कि दुनिया को भी गुमनाम नायकों के बारे में पता चले। जैसा कि नाम से ही विदित है, भारत और भारतीय के ताने बाने में बुनी इस एनिमेटेड सीरीज में हमारे देश का गौरवगान और हमारे नायकों की पर अभिमान की छाप है। इस एनिमेटेड सीरीज के माध्यम से हम भारत की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और उन नायकों के जीवन पर और उनकी उपलब्धियों पर एक ऐसा प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं जो शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है मंजाल जी, इसमें 30% पात्र जो हैं वो महिलाएं हैं। आज भारत में महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण पार्लियामेंट और असेंबलीज में नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, ताकि एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में वो अपनी सेवाएं दे सकें, मैं कहता हूं इस भारत की महान भूमि में भारत की बेटियों ने तब से अपना योगदान दिया जब से हम स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। उसमें भी और इस सीरीज में भी 30% महिलाओं को स्थान दिया गया, ऐसे नायकों को जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान अपना दिया। बरेली में सीबीगंज क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर 2 चौधरों ने ट्रेन के आगे लड़की को फेंक दिया। बता दें कि कोचिंग से घर लौट समय छात्रा के साथ ही घटना हुई, जिसमें छात्रा के एक हाथ और 2 पैर कटे हैं, कई हड्डियां भी टूट गई है। तो वहीं छात्रा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस चौधरों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि सीएम छात्रा के साथ घटना पर सख्त दिखाई दे रही है और कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल प्रभारी निरीक्षक हल्का दरोगा और बीट सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है और छात्रा के उपचार की व्यवस्था और 5 लाख राहत राशि तत्काल दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बरेली के मीरगंज में रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। दरअसल जमीन का बेनामा कराने चाचा भतीजे और उसकी पत्नी आए थे, जहां भतीजे और उसकी पत्नी ने अपने चाचा की संपत्ति को अपना नाम कराने की बात कही, जिसका विरोध करने पर भतीजे और उसके पत्नी ने बुजुर्ग चाचा से मारपीट करने लग गए, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गई मीरगंज थाना ले गई।
रायबरेली में तेज रफ्तार डीसीएम गाड़ी ने 2 महिलाओं को कुचल दिया है, जिसमें से दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सेबंसी मोड़ की है। रायबरेली में चाइनीज मांझे पर लगाम नहीं लग रही है। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना एरिया थाना क्षेत्र के आईटीआई मोड़ के पास की है। पीलीभीत के देवरिया क्षेत्र में करंट लगने से युवक की मौत हो गई, जिसका शव खेत में मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बता दें कि 35 साल का अमरपाल भट्टे पर काम करता था। घटना की खबर मिलते ही परिवार में शोक का माहौल है। रायसेन के सांची विदिशा बाईपास मार्ग पर वाहन चेकिंग किया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 21 लाख रुपए सहित 8 किलो चांदी एक कार से जब्त किया है। टीम के साथ कचपा सौदा निवासी अशोक जैन को गिरफ्तार किया है। आरोपी पैसे और चांदी को लेकर भोपाल जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सिद्धार्थनगर से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो में प्रोबेशन विभाग में उर्दू अनुवादक सहायक तनवीर अहमद घूसखोरी के रुपए लेते दिख रहे हैं, तो वहीं घूस में ली 500 रुपए की गड्डी गिरते साफ साफ नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रोबेशन विभाग के अधिकारी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। बिजनौर की जज्जी चौक पर सैकड़ों वकीलों ने इकट्ठा होकर जाम लगा दिया। बता दें कि वकीलों ने पश्चिम यूपी में हाई कोर्ट में बेंच की मांग को लेकर जाम लगाया। तो वहीं वकीलों ने कहा कि सरकार ने चुनाव के समय सस्ता और सुलभ न्याय का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया। तो वहीं सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। और मुरादाबाद के कोतवाली इलाके में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। बता दें कि मकान के रास्ते के विवाद के चलते हत्या की गई, जिसमें पुलिस ने 24 घंटे में हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक हत्यारा और मृतक आपस में रिश्तेदार है। तो वहीं हत्यारे के रिश्तेदार ने 2 दिन पहले जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। खबर हापुड़ से है, जहां वाइन शॉप पर ग्राहक और सेल्समैन के बीच जमकर मारपीट हो गई है। तो वही मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वाइन शॉप पर ग्राहक और सेल्समैन के बीच ओवर रेट को लेकर विवाद हो गया था। तो वहीं बाबूगढ़ थाना पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि अभी दोनों ही प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव में टिकटों का आवंटन नहीं किया गया, फिर भी दोनों पार्टी में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। तो वही भाजपा विधायक और चित्तौड़गढ़ के प्रबल दावेदार चंद्रभान सिंह आक्या ने कांग्रेस के पूर्व विधायक और राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त सुरेंद्र सिंह जाड़ावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सुबह सवेरे घर से घूमने के लिए निकली एक महिला गंग नहर में मौत की छलांग लगाते हुए दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि घटना पास ही में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खतौली कस्बा की रहने वाली युवती ने प्रेम प्रसंग की वजह से खतौली गंग नहर में मौत की छलांग लगाई। युवती के परिजनों ने लापता युवती को 2 दिन तक तलाशा, लेकिन उसके बाद भी जब युवती नहीं मिली तो युवती के परिजन पुलिस के पास गए और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए जब मामले की जांच पड़ताल कर क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो ये घटना के बारे में जानकारी मिली। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित जिला अस्पताल की आवासीय बिल्डिंग में रहने वाली एक स्टाफ नर्स ने एक पुलिसकर्मी द्वारा नहाते हुए चोरी से उसका वीडियो बनाने का आरोप लगाते हुए हड़कंप मचा दिया। स्टाफ नर्स ने सिविल लाइन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया। दरअसल घटना मंगलवार सुबह उस समय की बताई जा रही है जब जिला अस्पताल के नर्सिंग मेस हॉस्टल में रहने वाली एक स्टाफ नर्स ने हंगामा करते हुए अन्य लोगों को मौके पर जमा कर लिया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वहीं पर रहने वाली दूसरी स्टाफ नर्स के कांस्टेबल पति ने कॉमन बाथरूम से उसकी उस समय वीडियो बना ली जब वो ड्यूटी के लिए तैयार होने से पहले नहाने गई थी। मुरादाबाद रेलवे ने एनडीआरएफ टीम के साथ मिलकर मॉक ड्रिल की है। ट्रेन डिरेल का सीन क्रिएट करते हुए रेलवे विभाग की सभी टीमों द्वारा मॉक ड्रिल की गई है। आरपीएफ, जीआरपी और दूसरी टीमों ने भी मॉक ड्रिल की है। ट्रेन हादसे के समय होने वाली परेशानी और सुरक्षा के मद्देनजर अपनाने वाले नियमों को दर्शाने के लिए मॉक ड्रिल की गई है। और यूपी में घर घर पेयजल पहुंचाने के लिए योगी सरकार की तरफ से तेजी से काम किया जा रहा है। गोरखपुर में जल जीवन मिशन के तहत 2200 करोड़ की 632 परियोजनाएं स्वीकृत हुई है, जिनमें से 61 का काम पूरा हो चुका है और लोगों को लाभ मिलने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में एक बड़ी समस्या है पानी की। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहां शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाती। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से हर घर जल योजना की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए गोरखपुर में काम चल रहा है। गोरखपुर में 632 कार्यों को स्वीकृति मिली है, जिसमें 61 परियोजनाएं अभी तक पूरी हो चुकी हैं, जो करीब 2200 करोड़ की है। योजना के तहत 200 टैंक जो खराब थे, उनको भी ठीक करवाकर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायतों की तरफ से हर घर से 50 रुपए का जल शुल्क लिया जाएगा, जिससे लोगों को प्लम्बर, बिजली, पंप सेट लगाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं 632 परियोजनाओं का काम साल भर के भीतर पूरा किया जाएगा। लाभार्थियों को हर घर कनेक्शन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में गोरखपुर के पूरे घरों की संख्या 5 लाख हजार है IMIS के डाटा के हिसाब से, जिसमें अभी वर्तमान में 3 लाख घरों को कनेक्शन दे दिया गया है। वहीं योगी सरकार की इस योजना से लोगों को आसानी से घर पर ही पेयजल मुहैया हो रहा है, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर है। जीवन मिशन बहुत ही अच्छा है। इससे घर में स्वच्छ पानी परिवार को मिल रहा है, सभी लोग खुशहाल महसूस कर रहे हैं। जल की कोई अभाव नहीं है, बाकी सब जल प्राप्त हो रहा है। जल की समस्या जो पहले आती आई है, वो सब चीज़ों से हम लोग को निवारण मिल रहा है और इससे काफ़ी लाभ है। योगी सरकार में प्रदेश के विकास के लिए तेजी से काम हो रहा है। लोगों को सस्ते दरों पर निःशुल्क पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे जनता
खुशहाल है और सरकार का आभार जता रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।